यूजीसी नेट पेपर 1 में रिसर्च मेथोडोलॉजी की ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपने आज के ये 25 क्वेश्चंस को समझ लिया तो एग्जाम में आपके 4 से 5 क्वेश्चंस तो डायरेक्टली सिक्योर हो सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इनमें से कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स गलत करके आ जाते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हें इतने इजी वे में समझाऊंगी कि एग्जाम में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? रिसर्च क्या है? सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि रिसर्च का मतलब क्या होता है। रिसर्च का मतलब होता है किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने और नई जानकारी ढूंढने या फिर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का जो प्रोसेस होता है वही हमारा रिसर्च कहलाता है। ये हमेशा सोच समझकर स्टेप बाय स्टेप और किसी ना किसी पर्पस के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन होती है हमारी रिसर्च की। अब देखते हैं यहाँ पर हमारे से क्या पूछा गया है। रिसर्च इज अ पर्पसफुल सिस्टमैटिक एक्टिविटी। बिल्कुल, जो हमारा रिसर्च है वो एक पर्पसफुल एक्टिविटी होता है, बिल्कुल होता है। कंडक्टेड फॉर प्योरली एकेडमिक पर्पस, नहीं, यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस के लिए होता है, क्योंकि ये साइंटिफिक रिसर्च में भी होता है, ये डॉक्टर्स में भी होता है, काफी सारी फील्ड में होता है। तो इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस के लिए ही है। नेक्स्ट आता है कंडक्टेड टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट प्रैक्टिकल इश्यूज। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि यहाँ पर जो रिसर्च की जाती है वो प्रैक्टिकल इश्यूज पर बहुत ज्यादा की जाती है, यानी कि प्रैक्टिकल वे में हम कैसे अपने कंक्लूड कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम का अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए होगा प्रैक्टिकल व्यू में अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर हम उनका आंसर निकाल सकते हैं। अ रैंडम अनप्लान्ड प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, नहीं, ये एक प्लान्ड प्रोसेस होता है, क्योंकि हमें पहले ही पता होता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है और किस पर हमें रिसर्च करनी है। तो ये क्या है? ये एक हमारी सोच समझकर किया गया हुआ स्टेप बाय स्टेप, आप किस पर्पस के लिए आप क्या कर रहे हैं, कौन कौन से स्टेप्स आप कर रहे हैं, वो सब कुछ आप पहले ही प्लान कर लेते हैं। तो ये आपका एक प्लान होता है, अनप्लान्ड नहीं होता, रैंडम प्रोसेस नहीं होता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट A and C both are correct. B और D यहाँ पर स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। यहाँ पर बात की जा रही है रिसर्च के मेन ऑब्जेक्टिव की। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो रिसर्च किस लिए किया जा रहा है? रिसर्च किया जा रहा है एक सिस्टमैटिक वे के लिए, एक मेन ऑब्जेक्टिव के लिए। टू अचीव रिसर्च ऑब्जेक्टिव विच कैन बी जनरल एज वेल एज स्पेसिफिक। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है हम जनरली कोई भी चीज कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक जनरल पर्पस से अगर हम कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं तो वहां पर भी रिसर्च किया जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेकर हम कोई रिसर्च कंक्लूड करना चाहते हैं तो वहां पर भी हमारा रिसर्च एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ सही चलता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आ जाता है। नेक्स्ट आता है टू गेट वैलिड, रिलायबल, एक्यूरेट, टाइमली एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, एक बात बताइए, अगर कोई भी रिसर्च की जाएगी तो हम कोशिश करेंगे कि वो बिल्कुल वैलिड हो, यानी कि बिल्कुल सही हो, रिलायबल यानी कि विश्वसनीय हो, एक्यूरेट यानी कि उसमें कोई भी गलत डेटा ना यूज किया गया हो, टाइमली यानी कि आपको टाइम टू टाइम, आपको जिस टाइम पे आपको उसकी रिसर्च की जरूरत है, यानी कि जब उसके कंक्लूजन की आपको जरूरत है तब उस रिसर्च का आपको उस टाइम पे सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए। एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और साथ साथ रिसर्च आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराए जो आपको चाहिए। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि जो रिसर्च की जा रही है वो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए ही की जाती है। टू एक्सपेंड आवर नॉलेज बेस, बहुत सारे लोग क्या करते हैं रिसर्च को नॉलेज बेस के लिए भी करते हैं कि हमें अपनी नॉलेज इंक्रीज करनी है, तो इसलिए वो रिसर्च करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही आ जाता है। टू गेन फेमिलियरिटी विद न्यू फिनोमिना, हमारे आसपास कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, कौन कौन से आपके टैक्स हो रहे हैं, उन सबको स्टडी करने के लिए भी हम यहाँ पर रिसर्च करते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, आई होप ये आपको चीज समझ में आई होगी स्टूडेंट। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 दोनों ही हमारा रिसर्च के ऊपर बेस्ड होता है, और आपको पता है कि अब हम जो पढ़ रहे हैं ये हमारी पेपर 1 की यूनिट
टू है, दैट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो स्टूडेंट्स आपको अब करना क्या है, हमने 2 क्वेश्चन करके देखे हैं यहाँ पर कि कैसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आने वाले जितने भी आपके 25 क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे, उनके साथ आपको क्या करना है, जैसे ही मैं आपके सामने क्वेश्चन को रीड करूंगी उसके बाद आपको 1 सेकेंड के लिए वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद क्या करना है, मेरी एक्सप्लेनेशन से पहले आपको ये काम करना है, वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद कमेंट में अपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। लास्ट में हम चेक करेंगे कि विदाउट एक्सप्लेनेशन आपने कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया है। लास्ट में आप कमेंट करके हमें ये जरूर बताइए कि आपने आउट ऑफ 25 कितने क्वेश्चंस विदाउट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही किए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। एग्जाम में आने के लिए बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आप इसमें बहुत सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए, बट कॉन्सेप्ट क्या करना है, बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपकी कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हों, आपको पता हो कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, आपके जो कॉन्सेप्ट है उसको क्वेश्चन पर अप्लाई कैसे करना है, और वो हम यहाँ पर तभी सीखेंगे जब हम उसको एक्चुअली अप्लाई कैसे कर रहे हैं वो सीखेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रिपरेशन क्लास में अगर कोई गलती की जाए तो उसको तो यहाँ पर सही किया जा सकता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल की गलती को नहीं सुधारा जा सकता। यहाँ पर तो आप गलती करेंगे, मैं आप यहाँ पर बैठी हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको करेक्ट करने के लिए, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप कोई गलती करते हैं तो वहां पर कोई नहीं होगा आपको करेक्ट करने के लिए, वहां पर नंबर कट होंगे और वो हम बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते हैं, वो हम बिल्कुल भी उसके लिए रेडी नहीं है और हमें उसके लिए रेडी होना भी नहीं है। तो हमें यहाँ पर रेडी किसके लिए होना है कि अभी गलती करेंगे, अभी हम अपने आप को करेक्ट करेंगे, अभी हम अपने आप को रेक्टिफाई करेंगे। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन से जैसे ही मैं क्वेश्चन रीड आउट करूंगी उसके बाद आपको वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज करना है, क्वेश्चन को एनालाइज करना है और उसके बाद उसका सही आंसर अपने पास लिखना है। और लास्ट में हम चेक करेंगे कि आउट ऑफ 25 आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है। और सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर लास्ट में अपने क्वेश्चन कितने सही हुए हैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताना होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर बात की जा रही है स्टूडेंट्स ग्रैंड थियोरी की। A grand theory explains interrelationship among concepts, is highly abstract, broad explanation of phenomena in a discipline and all of the above। तो इसका आपको सबको आंसर करना है। जल्दी से 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद हमें कमेंट करके अपना सही आंसर जरूर बताइए। चलिए अब देखते हैं ग्रैंड थियोरी क्या होती है। ग्रैंड थियोरी कॉन्सेप्ट्स को जोड़ती है स्टूडेंट्स। ये क्या करती है, ये हमारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को जोड़ती है और बहुत ही ब्रॉड वे में हमारी ये स्टडी को करवाती है और साथ ही पूरे सब्जेक्ट को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक हमारा एक्सप्लेन इंटर रिलेशनशिप अमंग कॉन्सेप्ट्स, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक इंटर रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं अमंग कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाता है। इज हाईली एब्स्ट्रैक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि स्टूडेंट्स एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा आइडिया जो डायरेक्टली दिखाई नहीं देता लेकिन समझा जा सकता है और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के बजाय ब्रॉड आइडिया पर फोकस करता है। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट भी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रैंड थियोरी भी आपका क्या करता है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पे को लेकर ब्रॉड कॉन्सेप्ट पर फोकस करता है। ठीक है, छोटे छोटे आइडियाज जो उसमें होते हैं उसको डायरेक्टली स्टडी करता है और साथ साथ उसको ब्रॉड कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है ब्रॉड एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमिना इन अ डिसिप्लिन। फिनोमिना क्या होता है स्टूडेंट, फिनोमिना होते हैं जो भी हमारे आसपास घटनाएं घटित हो रही हैं। ठीक है, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उन सबको स्टडी करना, ब्रॉड एक्सप्लेनेशन में करना, तो बिल्कुल सही बात है। ग्रैंड थियोरी में हम क्या करते हैं, हम हमारे आसपास होने वाले फिनोमिनाज को ब्रॉडली स्टडी करते हैं। ठीक है, ब्रॉडली उसको सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सभी सही आ जाते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स द आइडिया दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस इज। यहाँ पर बात की जा रही है नॉलेज की जो कि हमारे एक्सपीरियंस से हमें मिल रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, रैशनलिज्म, डिडक्टिव रीजनिंग, लॉजिक और एम्पिरिज्म। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए हमें कि आपका सही आंसर क्या है। चलिए अब देखते हैं हमारा ये क्या होता है, एक्सपीरियंस से जो भी हमें नॉलेज मिलती है
उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब वो हमें यहाँ पर देखना है, तो उसके लिए हमें पहले देखना होगा कि हमें यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रैशनलिज्म की। तो रैशनलिज्म क्या कहते हैं स्टूडेंट्स की जो नॉलेज होती है वो रीजनिंग और थिंकिंग से आती है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो रैशनलिज्म कह रहा है कि वो थिंकिंग से आ रही है और आपकी एक्सपीरियंस से आ रही है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो यहाँ पर गलत हो गया ना, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस से आ रही है और रैशनलिज्म कह रहे हैं कि वो नॉलेज और रीजन और थिंकिंग से आ रही है, तो ये वाली चीज तो यहाँ पर गलत हो गई। उसके बाद हम बात करें स्टूडेंट्स अगर डिडक्टिव रीजनिंग की, डिडक्टिव रीजनिंग क्या हो गई, ये आपकी जनरल रूल के साथ स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालना होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक जनरल स्टेटमेंट दी हुई होती है, यानी कि जनरल कोई रूल दिया होता है, उससे आपको एक स्पेसिफिक कंक्लूजन कंक्लूड करना होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो जाता है। लास्ट हम बात कर रहे हैं लॉजिक की। लॉजिक क्या होता है, लॉजिक एक रीजनिंग का प्रोसेस है, सही रीजनिंग का प्रोसेस है, ये नॉलेज का सोर्स नहीं है, ठीक है। तो ये वाला तो आपका यहाँ पर गलत ही हो जाता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एम्पेरिज्म की। एम्पेरिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक फिलॉसफी है, ठीक है, जो कहती है कि नॉलेज एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से आता है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला हमारा बिल्कुल सही है कि एक नॉलेज और एक्सपीरियंस से आ रहे हैं, यानी कि हमारा आंसर एम्पेरिज्म हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा। मतलब जो हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उसी को हम नॉलेज से, उसी से हमें जो नॉलेज मिलती है वो हमारा एम्पेरिज्म कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली क्या है, सिंपली हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी चीज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सब कुछ हमें कहां से मिल रहा है, एम्पेरिज्म के अंडर हम उसको स्टडी करते हैं। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए देखते हैं, which of the following can be defined as the main attributes of research। यहाँ पर बात की जा रही है मेन एट्रीब्यूट्स की, यानी कि कौन कौन से मेन सोर्स होते हैं आपके रिसर्च की। सबसे पहले है रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी एंड इंट्यूशन। तो चलिए जल्दी से हमें सही तरीके से इसका आंसर बताइए, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको कि आपका इसका सही आंसर क्या होता है। तो देखिए सबसे पहला है आपका रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, हर बार जो रिसर्च के बाद सेम रिजल्ट आए, ठीक है, यानी कि जितनी बार भी आप रिसर्च कर रहे हो उसके बाद आपका सेम रिजल्ट आना चाहिए। जैसे कि वेटिंग मशीन, वेटिंग मशीन पे आप जितनी बार भी खड़े होंगे आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, तो वो क्या है, आपका रिजल्ट रिलायबल है, ठीक है। वैलिडिटी, वैलिडिटी का मतलब क्या हो गया, रिसर्च वही मेजर करे जो एक्चुअली हमें मेजर करना है, ठीक है। अब मुझे वेटिंग मशीन पे अपना वेट कैलकुलेट करना है, तो मुझे एग्जैक्टली वही वेट मिलना चाहिए जो मुझे एक्सपेक्टेड हो, यानी कि जो मेरे को पता हो कि हाँ भाई ये सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वैलिडिटी होना बहुत जरूरी है, यानी कि जो मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ वही मुझे कंक्लूजन मिले। ऑब्जेक्टिविटी की यहाँ पर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है स्टूडेंट्स, रिसर्च जो होती है आपकी पर्सनल बायस से बिल्कुल फ्री होती है, यानी कि आपको यहाँ पर अपनी कोई भी पर्सनल फीलिंग नहीं रखनी है, कोई भी आपको यहाँ पर अपना पर्सनल जजमेंट नहीं देना है, किसी भी तरीके से आप बायस्ड नहीं हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। उसके बाद हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट सब्जेक्टिविटी की। तो सब्जेक्टिविटी क्या होता है स्टूडेंट, जहां पर हमारे पर्सनल ओपिनियन या फिर इमोशन से जो इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर जो हमारा रिसर्च है वो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, तो ये वाली बात आपकी बिल्कुल गलत हो जाती है। इंट्यूशन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अब इंट्यूशन क्या होते हैं, इंट्यूशन होते हैं हमारी गट फीलिंग, हमारे अंदर से क्या हमें महसूस हो रहा है, तो रिसर्च आपका एक कंप्लीटली प्रैक्टिकल प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी गट फीलिंग क्या चल रही है आप उसको यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, तो इंट्यूशन यहाँ पर आपका गलत हो जाता है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 1, 2 एंड 3, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बहुत बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 6 की स्टूडेंट्स, इन रिसर्च एविडेंस दैट द सेम कॉन्सेप्ट मेजर्ड इन डिफरेंट वेज यील्ड सिमिलर रिजल्ट इज कॉल्ड एज। यहाँ पर बात की जा रही है आपकी रिसर्च में कि आप डिफरेंट वेज से जो रिजल्ट कंक्लूड कर रहे हैं वो सिमिलर रिजल्ट निकले, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिविजेंट वैलिडिटी, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी और फेस वैलिडिटी। चलिए जल्दी से हमें इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर। तो चलिए अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, अब सबसे पहले हम इन ऑप्शंस को स्टडी कर लेते हैं। तो डाइवर्जेंट आपका जो डाइवर्जेंट आपकी वैलिडिटी होती है वो क्या होती है, ये चेक करती है जो आपके अनरिलेटेड थिंग्स होती है, ठीक है, जो भी आपके डिफरेंट थिंग्स है जो एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं
उनको यहाँ पर ये स्टडी करता है। पर हमें तो यहाँ पर क्या करना है, सिमिलर रिजल्ट को कंक्लूड करना है, तो ये वाला तो आपका यहाँ पर स्टेटमेंट ही गलत हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी की। तो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी क्या होता है, ये प्रूव करता है टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट को, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करता है, ये टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट को स्टडी करता है, साथ साथ ये कंक्लूड करता है आपके टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये है तो हमारे डिफरेंट, लेकिन ये सिमिलर रिजल्ट कंक्लूड कर रहे हैं, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। नेक्स्ट आता है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट वैलिडिटी क्या होता है, ये एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग मेथड से मेजर करता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट को हम मेजर कर रहे हैं डिफरेंट वेज में, और सिमिलर रिजल्ट हम चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे वेट करना है किसी चीज का, ठीक है, कोई भी चीज है मुझे उसका वेट करना है, मैंने इलेक्ट्रिकली उसको वेट कर लिया, मैंने वो जो तराजू होता है उसमें उसको वेट कर लिया, उसके बाद वेटिंग मशीन पे मैंने उसको वेट कर लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वेइंग स्केल पे भी कर लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमने सेम कॉन्सेप्ट को डिफरेंट वेज से हमने सिमिलर रिजल्ट निकालने के लिए क्या किया, हमने यहाँ पर उसको एक सिमिलर मेथड के साथ यूज किया, डिफरेंट मेथड से हम उसको कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया कन्वर्जेंट वैलिडिटी, ठीक है। और लास्ट आपका होता है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी क्या हो गया, सिर्फ ऊपर से देख के आपको टेस्ट करना है, ठीक है, यानी कि ऊपर ऊपर से आपको चेक करना है कि हाँ ये सही है या नहीं, तो ये तो आपका गलती हो जाएगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो आई होप ये वाली चीजें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। चलिए चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 पर। बुक्स एंड रिकॉर्ड्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा इन। स्टूडेंट बात की जा रही है बुक्स और रिकॉर्ड्स की, ठीक है। अब यहाँ पर बुक्स और रिकॉर्ड्स की बात है, तो एक बात बताइए मुझे, बुक्स में और रिकॉर्ड्स में आप किस तरीके का डाटा पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे पास्ट डाटा को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम अपने पास्ट डाटा को स्टडी कर रहे होते हैं, यानी कि हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च, ये क्या हो जाएगा, हमारी बुक्स प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा यानी कि हिस्टोरिकल रिसर्च हो जाएगा। पार्टिसिपेटरी रिसर्च क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेटरी रिसर्च में हम क्या बोलते हैं, सभी को बोलते हैं कि आप आइए और आप यहाँ पर स्टडी कीजिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। मैंने आपको कुछ ऑप्शंस दे दिए हैं और मतलब मैंने आपको कुछ कह दिया कि एक एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है और उसमें आइए एक्सपीरियंस कीजिए, और उसके बाद आप बताइए कि क्या आपको रिसर्च मेथड मतलब क्या आपको एक्सपीरियंस हुआ है, वो आपका पार्टिसिपेटरी रिसर्च हो जाएगा। तो वो तो यहाँ पर नहीं है। क्लिनिकल रिसर्च हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लिनिकल रिसर्च का मतलब होता है ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होता है, यानी कि अगर हमें कोई भी मेडिकली अगर कोई भी रिसर्च करनी है तो वो हमारा क्लिनिकल रिसर्च में आता है, ये भी यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद आता है आपका लेबोरेटरी, ये भी हमारे लैब एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होते हैं, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दैट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, जो अगर आपकी बुक्स वगैरह है तो वो कहाँ पर जाएगा, आपका हिस्टोरिकल रिसर्च में जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है आपका मैच करना है हमारे यहाँ पे रिसर्च फीचर्स आपको दिए हैं और उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स दिए हैं। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, इंट्यूशन और ऑब्जेक्टिविटी, इनकी डेफिनेशन के साथ आपको इनको रिलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले बताया है रिलायबिलिटी ऑप्शन। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बोला था कि जैसे ही मैं आपके सामने ऑप्शन रखती हूँ वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसके बाद आपको खुद एनालाइज करना है कि सही आंसर क्या होगा, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके अपना सही आंसर अपने आप जरूर लगाना, बिल्कुल भूलना नहीं है इसको, ठीक है। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिलायबिलिटी की। तो स्टूडेंट्स रिलायबल क्या होता है, रिलायबल का मतलब होता है कि आप कितनी भी बार एक चीज को चेक कर लें सेम रिजल्ट आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, आपको यहाँ पर कंसिस्टेंसी मिलनी चाहिए और साथ साथ डिपेंडेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है स्टेबल, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेबल, यानी कि ऑप्शन ए का फोर्थ। अब ऑप्शन ए का फोर्थ है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वैलिडिटी की। वैलिडिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, टोटल वही मेजर करे जिसका जो हमें करना है, जिसके लिए वो बना है, ठीक है। मतलब हमें जैसे अगर वेटिंग मशीन है तो वेटिंग मशीन वेट ही कैलकुलेट करे क्योंकि वो उसी के लिए बना हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, मेजरिंग द करेक्ट थिंग। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आता है आपका एंटिटीज, प्रोसीजर और डिवाइसेस टू मेजर द डिस्क्रिमिनेंट दैट आर यूज्ड टू मेजर। देखिए यहाँ पर ये आपका ऑप्शन क्या बोला है, मेजर द करेक्ट थिंग, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन 1 यानी कि आपका फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स इंट्यूशन की। इंट्यूशन का मतलब क्या हो जाता है, मुझे क्या फीलिंग हो रहा है, मेरी गट फीलिंग, मेरी इनर अंडरस्टैंडिंग क्या कह रही है, मेरी कॉन्स्टेंट थिंकिंग आपके किस चीज के बारे में क्या कह रही है। तो यहाँ पर आते हैं कंसिस्टेंटली थिंकिंग अबाउट द रिसर्च प्रोसेस एंड इट्स प्रोग्रेस, तो यहाँ पर इंट्यूशन आपका बिल्कुल ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी का 2 यानी कि आपका ये डी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर।
लास्ट आता है आपका ऑब्जेक्टिविटी, ये हमने बी को कनेक्ट किया था, बी का 1 था। उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्टिविटी आता है जहां पर हम किसी भी पर्सनल बायसनेस की बात करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी लिंक्ड विद एनी पर्सनल बायस में विटिएट रिसर्च रिजल्ट, यानी कि अगर हम कोई भी पर्सनल बायसनेस रखते हैं तो वो हमारे रिजल्ट को डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट्स ये हमने जो 8 क्वेश्चन अभी तक किए हैं, 8 क्वेश्चन जो अब तक हमने किए हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं, हम किस तरीके से कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, किस तरीके से हम अपने कॉन्सेप्ट को साथ लेकर चल रहे हैं। मैं आपको सभी ऑप्शंस को एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, जो आपके पास ऑप्शंस गिवन भी हैं उनकी भी आपको मैं पर्टिकुलर डेफिनेशन आपको डिफाइन कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि ये आपके एग्जाम में आपके लिए फायदेमंद साबित होगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, जिससे आपकी जो अपडेटेड नोटिफिकेशन है वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है आपका इन द मेथड ऑफ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन देयर विल बी। इसमें हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन क्या होता है। तो यहाँ पे आपका आता है ऑप्शन 1 है haphazard behavior as it naturally occurs, setting up of controlled experiments by which they uncover casual elements in behavior, set out to actively observe subjects in their natural environment and interview subjects at different stages of life। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट सही ऑप्शन देखना है, तो जल्दी से आपको वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद सही आंसर को चूज करना है। तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन क्या हो गया स्टूडेंट्स? नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में जो रिसर्चर है वो आपके सब्जेक्ट को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में बिना डिस्टर्ब किए ऑब्जर्व करता है। जैसे कि अगर मैं आपको कह दूं कि बच्चे खेल रही हैं, बच्चे क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई भी आपका बाहर से कोई व्यक्ति आया इंस्पेक्शन करने के लिए, कोई भी आपका इन्विजिलेटर आता है और वो आकर क्लासरूम को ऐसे ही बाहर से चेक करके चला जाता है कि हाँ भाई बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? ये उसके नेचुरल एनवायरनमेंट को बिना डिस्टर्ब किए हुए जो हमारा रिसर्चर है वो अपनी रिसर्च करके चला गया है। तो इसी में क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा रिसर्चर है वो यहाँ पर नेचुरल एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व करता है सब्जेक्ट को एक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सेट आउट टू एक्टिवली ऑब्जर्व सब्जेक्ट्स इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट विदाउट डिस्टर्बिंग एनी एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है द रिसर्च विच इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स थ्रू द स्टडी ऑफ द पास्ट। देखिए स्टूडेंट, जब भी हम बात करते हैं पास्ट की, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई रिसर्च पास्ट पर बेस्ड होकर हो रही है या फिर प्राइमरी डेटा पर बेस्ड होकर हो रही है तो वो हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च है, ठीक है। सॉरी मैंने पहले ही बता दिया है आंसर, ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं फिलोसफल रिसर्च क्या होती है, ठीक है। फिलोसफिकल रिसर्च क्या होता है? जहां पर हम फिलोसफीज को यानी कि थियोरीज को फोकस करते हुए अपनी रिसर्च करते हैं। मेथोडोलॉजी रिसर्च क्या होती है? जहां पे हम डिफरेंट मेथड्स को फॉलो करते हुए करते हैं। और उसके बाद आता है आपका लास्ट कंटेंट एनालिसिस, जहां पर हम अपने कंटेंट को एनालाइज करते हैं विद डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आता है द साइंटिफिक मेथड कैन बी यूज्ड। यहां पर बात की जा रही है आपके साइंटिफिक मेथड की। तो साइंटिफिक मेथड आपका क्या हो जाएगा? सबसे पहले अगर हम बात करें साइंटिफिक मेथड की तो ऑप्शन यहां पर दिया गया है ओनली इन फिजिकल साइंसेस सच एज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बी आता है आपका ओनली इन सोशल साइंस। सी आता है बोथ इन फिजिकल एंड सोशल साइंस। एंड डी ओनली इन क्वालिटेटिव काइंड ऑफ स्टडी। जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या सही आंसर होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहला ऑप्शन आपका क्या कहता है कि ओनली इन फिजिकल साइंस। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल साइंस में तो नहीं चलता है। ओनली इन सोशल साइंस सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ये ओनली वर्ड आ गया है इसलिए इसने इसको गलत कर दिया है। बोथ इन फिजिकल एंड सोशल साइंस करेक्ट। लास्ट आता है ओनली इन क्वालिटेटिव काइंड ऑफ स्टडी। नहीं, क्योंकि ये ओनली नहीं है, क्वालिटेटिव के साथ साथ ये क्वांटिटेटिव को भी स्टडी करता है। तो इसलिए आपका यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। यहां पर बात की जा रही है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की, इन विच द रिसर्चर डेवलप्स अ थियोरेटिकल मॉडल एंड एम्पिरिकल टेस्ट द मॉडल टू डिटरमाइन हाउ वेल द मॉडल
द डेटा। यहाँ पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं, एक मॉडल की बात कर रहे हैं जो हमारे डेटा से बिल्कुल फिट हो रहा है। तो ऑप्शंस यहाँ पर हो जाएंगे आपके कैजुअल मॉडलिंग, प्रेडिक्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो जल्दी से ऑप्शन को, सही ऑप्शन जो आपका है उसको चूज करके बताइए कि यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर पहले एक थियरी या मॉडल बनाता है और फिर उस डेटा को कलेक्ट करता है, चेक करता है कि वह मॉडल सही उसमें बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में लेकर देखें कि हमारा सही आंसर क्या होगा, मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताती हूँ। अगर आप 100 क्वेश्चंस का डेटा कलेक्ट करते हैं और चेक करते हैं कि सच में ज्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स मार्क्स लेकर आते हैं या नहीं आते, यानी कि हमने एक क्लासरूम है, वहां पे हमने हमारे 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, हमने उन सब में एनालाइज किया कि ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कोई एक टेस्ट कंडक्ट किया, उसके बाद जो उनका रिजल्ट आता है हमने उसमें ये देखा कि जो हमारे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे थे उनके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एनालाइज किया कि हमारे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा मार्क्स लेकर आ रहे हैं, जो कम पढ़ रहे हैं वो वाले बच्चे ज्यादा मार्क्स लेकर आ रहे हैं। अगर डेटा अपनी थ्योरी को सपोर्ट करता है तो वो मॉडल फिट माना जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं कैजुअल मॉडलिंग, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक कैजुअल मॉडलिंग कहते हैं, ठीक है। आई होप ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। यहाँ पर बात की जा रही है स्टूडेंट, ये देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है आपका जून 2019 में आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच अ रिसर्च इज कंडक्टेड इज कॉल्ड। यहाँ पर जो हमारा फ्रेमवर्क है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, वो रिसर्च में कहां पर कंडक्ट किया जाता है। साइनॉप्सिस ऑफ रिसर्च, रिसर्च डिजाइन, रिसर्च हाइपोथेसिस और रिसर्च पैराडिज्म। तो ये आपको सही आंसर जल्दी से चूज करके बताइए स्टूडेंट, सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स साइनॉप्सिस के ऑफ रिसर्च की अगर हम बात करें तो साइनॉप्सिस ऑफ रिसर्च आपका क्या होता है, साइनॉप्सिस मतलब एक शॉर्ट में आपको बताना कि आप रिसर्च क्या कर रहे हैं। रिसर्च डिजाइन का मतलब होता है कि आपने रिसर्च किस तरीके से डिजाइन किया, यानी कि उसमें क्या क्या इंक्लूड करा है, कैसे कैसे आप किस स्टेप में आप करने वाले हैं, वो सब कुछ आता है। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होते हैं, हम यहाँ पर नल और वर्ड दो तरीके की हाइपोथेसिस रखते हैं कि आपका एक सही होगा और एक गलत होगा, उसमें से आपकी क्या सही निकल के आया है वो आपको यहाँ पर कंक्लूड करना होगा। तो यहाँ पर इनमें से कुछ भी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क तो आपका नहीं आ रहा है। लास्ट है आपका रिसर्च पैराडिज्म। ये क्या होता है रिसर्च पैराडिज्म, रिसर्च का एक ओवरऑल कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है, जो वे ऑफ थिंकिंग होता है, यानी कि आप यहाँ पर बताते हैं कि रिसर्चर दुनिया को किस नजरिए से देख रहा है और रिसर्चर उसको कैसे प्रूव करने वाला है। यानी कि हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर हम रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं, उसके सोचने समझने की शक्ति को देखते हैं। वो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो जो रिसर्च करने वाला है उस पॉइंट को, उस टॉपिक को, उस पॉपुलेशन को किस वे से देख रहा है, उसकी वे ऑफ थिंकिंग क्या है। तो ये हमारा क्या आता है, रिसर्च पैराडिज्म का पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर हम अपने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को स्टडी करते हैं। आई होप ये वाली चीज क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है स्टूडेंट्स, द रैशनलिस्टिक मोड ऑफ नॉलेज। यहाँ पर बात की जा रही है रैशनलिस्टिक मोड ऑफ नॉलेज की एक्सेप्ट्स द रूल ऑफ, किस रूल को वो यहाँ पर फोकस कर रहा है, लीगैलिटी, मैनिपुलेशन, लॉजिक और अथॉरिटी। जल्दी से सही आंसर बताइए कि सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बात की जा रही है आपके रैशनलिज्म की, ठीक है। तो रैशनलिज्म क्या होता है आपका, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमारा नॉलेज को रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अगर कोई बात लॉजिक से प्रूव हो जाती है तो रैशनलिज्म अप्रोच उसे एक्सेप्ट करती है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो रैशनलिज्म क्या हो गया, रीजन प्लस लॉजिक। यहां पर क्या हो गया, रीजन प्लस लॉजिक, रीजन प्लस लॉजिक, ये क्या बन गया, रैशनलिज्म बन गया। तो यहां पर हमारा लीगैलिटी में आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैनिपुलेशन में आ रहा है, नहीं आ रहा है, अथॉरिटी में आ रहा है, नहीं आ रहा है, लॉजिक तो आ रहा है। तो ये बिल्कुल सही यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिफाइनिंग थियोरी। यहाँ पर बात की जा रही है थियोरी की, क्योंकि स्टूडेंट्स आप सही तरीके से समझेंगे इस बात को तो आप बहुत जल्दी एग्री करेंगे कि जो आपका रिसर्च चलता है वो कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर हम थ्योरी स्टडी करते हैं लेकिन उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करना है वो चीज स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका आता है एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स इंटेंडेड टू एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर फिनोमिना।
tentative explanation that new data either support or do not support, apt to drive further research, it is always contradictory to research generalization. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम देखना है कि हमारी एक्चुअली थ्योरी होती क्या है, ठीक है। तो जल्दी से इसका सही आंसर कमेंट में करके बताइए स्टूडेंट्स, जल्दी कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स थ्योरी की। तो थ्योरी आपकी क्या होती है, थ्योरी का मतलब होता है कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और आइडियाज को एक ऑर्गेनाइज्ड सेट में ऐसे डिजाइन करना कि जो आपका फिनोमिना है या फिर जो आपकी घटना हुई है उसको एक्सप्लेन किया जा सके। तो यहाँ पर क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी, एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड इंटेंडेड टू एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर फिनोमिना। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं होती है स्टूडेंट्स, ये टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं है दैट डाटा आइदर सपोर्ट और डू नॉट सपोर्ट, नहीं, ये नहीं होती है। थ्योरी में आप कंप्लीटली क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स को बताते हैं। आप टू ड्राइव फर्दर रिसर्च, नहीं। इट इज ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टरी टू रिसर्च जनरलाइजेशन, ये भी नहीं होता है। चलिए, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स इंटेंडेड टू एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर फिनोमिना। क्योंकि स्टूडेंट्स थ्योरी में हम क्या करते हैं, थ्योरी में हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन को, पर्टिकुलर इवेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, उन सबको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा एपिस्टेमोलॉजी रेफर्स टू, एपिस्टेमोलॉजी हमारी होती क्या है, अ टर्म स्पेसिफिकली यूज्ड इन द सोशल साइंस, a term used to study the types of diseases, acceptable level of knowledge in the field of study, are types of interviewing technique। तो इनमें से आपको सही आंसर बताना है, जल्दी से बताइए एपिस्टेमोलॉजी हमारी होती क्या है। तो स्टूडेंट्स एपिस्टेमोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये नॉलेज हमारी, ये हमारी नॉलेज से रिलेटेड होती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टडी करती है आपकी नॉलेज क्या है, इसका क्या सोर्स है, यानी कि कहाँ से आई है, कौन सी नॉलेज वैलिड है, क्या एक्सेप्टेबल है, इन सबको यहाँ पर देखा जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये एक आपकी टर्म स्पेसिफिकली यूज्ड इन सोशल साइंस, सोशल साइंस से रिलेटेड तो नहीं है, क्यों, क्योंकि ये हमारी कंप्लीटली नॉलेज से रिलेटेड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सोशल साइंस तो नहीं लेंगे। अ टर्म यूज्ड इन साइंस ऑफ टाइप्स ऑफ डिसीज, नहीं, ये भी नहीं आ रहा है। A type of interviewing technique भी नहीं है। acceptable level of knowledge in the field of study, बिल्कुल सही। तो एपिस्टेमोलॉजी क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारी कंप्लीटली नॉलेज बेस्ड होता है। हम ये देखते हैं कि हमारी नॉलेज कहाँ से आ रही है, कैसे हमें मिल रही है, कहाँ हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, ये सब कुछ आपका क्या होता है, एपिस्टेमोलॉजी में आता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ थ्योरी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स फंक्शन ऑफ थ्योरी की। तो सबसे पहला है आपका इंटीग्रेटिंग एंड समराइजिंग करंट नॉलेज, मेकिंग प्रिडिक्शंस, एक्सप्लेनिंग फिनोमिना और ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर आपका क्या होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपकी थ्योरी की। तो थ्योरी में हमने अभी पढ़ा था कि थ्योरी हमारा क्या करता है, हमारी कॉन्सेप्ट, हमारी फिनोमिना, हमारी नॉलेज, जो भी हमारे प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट, आइडियाज जो भी थे एक पर्टिकुलर फिनोमिना से रिलेटेड, उन सभी को यहाँ पर थ्योरी में डिफाइन किया जाता है। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सबसे पहले आपको बोला है इंटीग्रेटिंग एंड समराइजिंग करंट नॉलेज, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर क्या कर रहा है, समराइज किया जा रहा है, इंटीग्रेट किया जा रहा है हमारी जो करंट नॉलेज है, ठीक है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा। मेकिंग प्रिडिक्शंस, प्रिडिक्शंस किया जा रहा है क्योंकि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है वो भी चीज यहाँ पर थ्योरी में ही एक्सप्लेन की जाएगी। एक्सप्लेनिंग फिनोमिना, हम यहाँ पे होने वाले यानी कि एक इवेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो भी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि हमारे तीनों ऑप्शन सही है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट आता है अ साइंटिफिक अप्रोच इन सोशल साइंस रिसर्च शुड टेक इनटू अकाउंट। यहाँ पर साइंटिफिक अप्रोच की बात की जा रही है सोशल साइंस रिसर्च में, तो हमें ये बताना है कि वो हमारा सही क्या होगा। सबसे पहला आता है आपका मेटाफिजिकल एलिमेंट, स्पूरियस रिलेशंस, द फैक्टर ऑफ कोवेरिएशन। चलिए, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हम यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं आपका साइंटिफिक रिसर्च की। तो स्टूडेंट साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता ही होगा कि साइंटिफिक रिसर्च आपका क्या है, ये एक आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है, ठीक है। यहाँ पर हमारी बेसिकली 3 कंडीशंस का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला होता है आपका कोवेरिएशन, ठीक है। कोवेरिएशन का मतलब क्या होता है, जहां पर हमारे दोनों वेरिएबल एक साथ चलते हैं, यानी कि एक साथ चेंज होते हैं, ठीक है, तो वो हमारा हो जाता है। तो ये हमारा कोवेरिएशन यानी कि हमारा साइंटिफिक है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो ही जाएगा।
उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, नेक्स्ट आता है आपका मेटाफिजिकल एलिमेंट। मेटाफिजिकल एलिमेंट हमारा क्या होता है, मेटाफिजिकल एलिमेंट में हम रिसर्चर जो साइंटिफिक रिसर्च जो है वो उसका पार्ट नहीं होता है। मेटाफिजिकल में जो मेटाफिजिकल होता है ये हमारा फिजिकल एक्टिविटीज को फोकस करता है, यानी कि यहाँ पर हमारा साइंटिफिक अप्रोच नहीं चलती है, तो ये तो यहाँ पर गलत ही हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्पूरियस रिलेशन। स्पूरियस रिलेशन क्या होता है, ये हमारी साइंटिफिक रिसर्च को अवॉइड कर सॉरी स्पूरियस रिलेशन को अवॉइड किया जाता है, इसको यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च में इसको कंसीडर नहीं किया जाता है, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाता है, यानी कि यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चूज द मोस्ट गिवन आंसर, ये आपका यहाँ पर सारे ऑप्शंस गलत हैं, यानी कि क्योंकि हमारा यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ सी आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके ऑप्शंस देखिए बिल्कुल अलग अलग दे रखे हैं, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे ओनली सी, ठीक है, तो वो आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कंसीडर द फॉलोइंग डेफिनेशन। अब यहाँ पे आपको कुछ डेफिनेशन दी गई हैं। सबसे पहला आता है आपका साइंटिज्म, मेथोडोलॉजिज्म, मोनिज्म एंड इंडक्टिविज्म। साइंटिज्म क्या आपका क्या कह रहा है, साइंस इज अ qualitatively distinct from, superior to and the ideal for all the other areas of human endeavor. Next आपकी है methodologism, the distinction, superiority and idealhood that science enjoy it traceable to its possession of method. Next आता है आपका methodologism, monism, there is only one method common to all sciences irrespective of their subject matter, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंडक्टिविज्म, अ मेथड दैट इज कॉमन टू ऑल साइंस, नेचुरल और ह्यूमन। तो इसमें हमें यहाँ पर बताना है कि हमारी बिल्कुल सही डेफिनेशन क्या होगी, तो जल्दी से बताइए आपका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं हमारी साइंटिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। तो साइंटिज्म हमारा क्या होता है स्टूडेंट, साइंस को सबसे सुपीरियर नॉलेज सोर्स माना जाता है, ठीक है। हमें पता है कि जो हमारा साइंस है वो सबसे ज्यादा सही और एक्यूरेट आपको नॉलेज प्रोवाइड कराता है, यानी कि एक सुपीरियरिटी के साथ आता है। साइंस इज अ क्वालिटेटिव डिस्टिंक्ट फ्रॉम, सुपीरियर टू एंड आइडल ऑल द अदर एरियाज ऑफ ह्यूमन एंडेवियर। तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका मैथोडोलॉजिज्म। मैथोडोलॉजिज्म क्या होता है स्टूडेंट, साइंस की जो सक्सेस है उसकी साइंटिफिक मेथड से होती है, ठीक है, यानी कि साइंस में जो भी सक्सेस रेट आ रहा है आपका वो उसके साइंटिफिक मेथड्स में आ रहा है, यानी कि जो उसके साइंटिफिक मेथड वो अप्लाई कर रहा है उससे उसकी सक्सेस रेट बन रही है, बिल्कुल सही बात है। द डिस्टिंक्शन, सुपीरियरिटी एंड आइडलहुड दैट साइंस एंजॉयज इट ट्रेसेबल टू इट्स पोजेशन ऑफ मेथड, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो ट्रेस किया जाता है उसके पोजेशन ऑफ मेथड की वजह से, यानी कि जो वो मेथड चूज कर रहा है उसी से उसकी सक्सेस रेट के बारे में पता चलता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही आ जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स मेथोडोलॉजिज्म, मोनिज्म की। तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर हम सभी साइंसेस यानी कि नेचुरल हो चाहे सोशल हो, दोनों को एक ही साइंटिफिक मेथड से लेकर चलते हैं। तो देयर इज ओनली वन मेथड कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सब्जेक्ट मैटर। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही होती है। नेक्स्ट आता है आपका इंडक्टिविज्म। तो इंडक्टिविज्म क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से जनरल कंक्लूजन निकाला जाता है और सब साइंस में यूज हो सकते हैं, यानी कि जो हमारा कंक्लूजन निकल रहा है, जो हमने जनरल कंक्लूजन निकाला है वो सभी पे अप्लाई किया जा सकते हैं, यानी कि वो कॉमन हो गया। तो अ मेथड व्हिच इज कॉमन टू ऑल साइंसेस, नेचुरल और ह्यूमन, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाता है, यानी कि आपकी चारों डेफिनेशन यहाँ पर सही बताई गई है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट। नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू कंसीडर एज द मेन एम ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। यहाँ पर बात की जा रही है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की, ठीक है। तो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में आपके कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो उनको आप कंसीडर कर सकते हो एज अ मेन एम। फर्स्ट आता है आपका मेन डिसिप्लिनरी रिसर्च Fent grossiferent of Rives, conjugation between interdisciplinary research, interdisciplinary or interdisciplinary और disciplinary। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या होता है स्टूडेंट, जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए कि आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च होता क्या है। यहाँ पर हम दो या फिर दो से ज्यादा सब्जेक्ट के
या फिर डिसिप्लिन के, हम एक साथ उनको काम करते हैं, उन सब पर एक साथ काम करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि सभी की प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व कर सके। तो हमारा यहाँ पर मेन पर्पस क्या हो जाता है, इज टू कंबाइन नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन टू गेट अ बेटर सिलेक्शन और अंडरस्टैंडिंग। यानी कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर बेटर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, सबको एक साथ जोड़कर लेकर चलते हैं। जितनी भी आपके सामने प्रॉब्लम्स होती है उन सबको हम एक साथ ही कंक्लूड करते हैं, हम सबको एक साथ, उन सभी प्रॉब्लम्स को एक साथ कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, उन सबका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम उनके बीच में कॉन्ट्रिकेशन कर रहे हैं, कॉन्ट्रिकेशन बिटवीन इंटेंसिप्लिनरी रिसर्च। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक कॉन्ट्रिकेशन क्रिएट किया जा रहा है, एक कनेक्शन क्रिएट किया जा रहा है बिटवीन द इंटेंसिप्लिनरी रिसर्च। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, द पॉजिटिविज्म रिसर्चर कंसीडर रियलिटी एज। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक पॉजिटिविज्म रिसर्चर की, यानी कि जो पॉजिटिव हो रहा है उसमें हमारा रिसर्चर कैसे मतलब काम कर रहा है, सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, न्यूट्रल हो गया, इनसिग्निफिकेंट हो गया। जल्दी से बताइए इसका हमारा आंसर सही क्या होगा। तो यहाँ पर बात की जा रही है स्टूडेंट पॉजिटिविज्म की। तो पॉजिटिविज्म आपका क्या कह रहा है, वो एक पॉजिटिव व्यक्ति हो गया, नेगेटिविटी उसके अंदर नहीं आनी चाहिए। वो बिलीव करता है दैट रियलिटी एग्जिस्ट्स इंडिपेंडेंटली एंड कैन बी ऑब्जर्व्ड, मेजर्ड एंड वेरीफाइड थ्रू साइंटिफिक मेथड्स। यानी कि वो हमारे अलग अलग तरीके से, अगर हम किसी भी चीज को साइंटिफिकली प्रूवन कर सकते हैं उसी चीज पर वो विश्वास करता है। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिविज्म जो रिसर्चर है वो फोकस कर रहा है आपके फैक्ट्स पर, डाटा पे, ऑब्जर्वेशन पे, जो उसने एक्चुअली ऑब्जर्व किया है। पर्सनल बायसनेस पे यानी कि पर्सनल ओपिनियन पर वो बिल्कुल भी फोकस नहीं करता है। तो सब्जेक्टिव क्या होता है, सब्जेक्टिव तो आपका वो हो गया ना जो आपका पर्सनल ओपिनियन पर चलता है, तो ये तो आपका गलत हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है जो आपका बिल्कुल फैक्ट्स पर फोकस कर रहा है। ठीक है, यानी कि पर्सनल बायस्ड नहीं हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूट्रल क्या हो गया कि ना तो उसको मतलब फैक्ट से फर्क पड़ रहा है, ना ही उसको अपनी ओपिनियन से फर्क पड़ रहा है, तो ये भी नहीं होता है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या हो गया कि जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिविज्म रिसर्चर के लिए वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is true about theory? यहाँ पर फिर से हमारी एक थियोरी का कंसेप्ट पे जाते हैं कि कौन से, मैं आप यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें बताना है कि वो हमारा कौन सा सही स्टेटमेंट होगा। तो सबसे पहले बोला है इट एक्सप्लेन्स फिनोमिना इन सिंपल मैनर, इट एक्सप्लेन्स द हाउ एंड व्हाई क्वेश्चन, इट कैन बी अ वेल डेवलप्ड एक्सप्लेनेटरी सिस्टम एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो जल्दी से आपको पहले अपने आप तो इसको कमेंट करना ही है, वीडियो को पॉज करके जल्दी से पॉज कीजिए, उसके बाद इसका सही आंसर दीजिए। चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इट एक्सप्लेन फिनोमिना इन सिंपल मैनर। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने अभी पढ़ा था, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि थियरी हमारी क्या होती है, थियरी हमारे कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स, जो भी हमारे प्रिंसिपल्स है उन सबको स्टडी कर रहा है, जो हमारे फिनोमिना यानी कि हमारे आसपास होने वाले इवेंट्स, जो हमारी घटना घटित हो रही है उन सबसे रिलेटेड होता है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर बिल्कुल सिंपल वे में समझते ही हैं, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इट एक्सप्लेन्स द हाउ एंड व्हाई क्वेश्चन, बिल्कुल सही बात है, क्यों, कहाँ, कैसे हुआ है उसका आंसर ये करता है। इट कैन बी अ वेल डेवलप्ड एक्सप्लेनेटरी सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये आपका वेल डेवलप्ड होता है, बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेनेशन, बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक वे में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करता है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following should be termed as the qualities of a researcher? यहाँ पर बात की जा रही है एक रिसर्चर की अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी जरूरी है। सबसे पहला आता है the person must possess thinking and reasoning ability. The person must have the quality of curiosity, active imagination and intuition. The researcher should have the quality of inductive thinker of social research. The result of setting out a reasoned argument in a step is known as evaluation. The researcher must have the mindset to generate new principles and theories. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको कुछ क्वालिटीज बताई गई है, आपको यहाँ बताना है कि जो हमारी गुड क्वालिटी रिसर्चर के अंदर होनी चाहिए वो इसमें से कौन सी है। चलिए सबसे पहले देखते हैं, पहले तो जल्दी से जाके वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए आपका सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहला बोला गया है द पर्सन मस्ट पॉजेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी, बिल्कुल सही बात कही गई है स्टूडेंट, कि जो आपका रीजनर है यानी कि जो आपका रिसर्चर है उसके अंदर
थिंकिंग लेवल यानी कि एबिलिटी लेवल, रीजनिंग एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, यानी कि उसको तर्क वितर्क करना, अपने अंदर की सोच, उसके अंदर जो सोच चल रही है उसको एनालाइज करना आना चाहिए। द पर्सन मस्ट हैव द क्वालिटीज ऑफ क्यूरियोसिटीज, एक्टिव इमेजिनेशन एंड इंट्यूशन। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट, अगर उसके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी कुछ नया जानने की, एक्टिव इमेजिनेशन करने की और इंट्यूशंस नहीं होंगे, तो वो कैसे रिसर्च करेगा। ठीक है, रिसर्च करने के लिए खुरापात तो दिमाग में होनी बहुत जरूरी होती है। द रिसर्चर शुड हैव द क्वालिटीज ऑफ इंडक्टिव थिंकर फॉर सोशल रिसर्च। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स, क्योंकि इंडक्टिव थिंकर आपका क्या हो जाता है, जो ड्रॉ करता है आपके जनरल कंक्लूजन्स को, जो आपके हर जगह पे अप्लाई हो जाता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। द रिसर्च ऑफ सेटिंग आउट अ रीजन आर्ग्यूमेंट इन स्टेप्स इज नोन एज इवेल्युएशन। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक सेट आउट किया जा रहा है आपके रीजन आर्ग्यूमेंट को इन अ सिस्टम में, एक स्टेप्स बाय स्टेप में, तो उसी को हम इवेल्युएशन बोलते हैं। द रिसर्चर मस्ट हैव द माइंड सेट टू जनरेट न्यू प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये तो आपने देखा होगा कि जितने भी आपके रिसर्चर्स होते हैं वो अलग अलग तरीके की, मतलब कुछ भी रिसर्च करने बैठते हैं, एक थ्योरी लिख के डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उनके अंदर नए प्रिंसिपल्स और थ्योरीज को जनरेट करने की पावर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके सही ऑप्शन, सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है क्वालिटेटिव रिसर्च इज इंप्रेशनिस्ट एंड सब्जेक्टिव। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला गया है क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में, और स्टेटमेंट 2 आपकी क्या कहती है, quantitative research has a higher level of possibility of generalizing the findings। तो यहाँ पर एक आपकी स्टेटमेंट दी गई है क्वालिटेटिव रिसर्च की, एक दी गई है क्वांटिटेटिव रिसर्च की। तो जल्दी से बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही और कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले आपको दोनों स्टेटमेंट दी गई, दोनों को एनालाइज करना है और जल्दी से वीडियो को पॉज करके अपना सही आंसर भी बताना है। तो सबसे पहला आता है स्टूडेंट्स आपका क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस पर, ओपिनियंस पर, फीलिंग्स पर, इंटरप्रिटेशन पर, कि हमें क्या महसूस हो रहा है, क्योंकि क्वालिटेटिव है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्वालिटेटिव यानी कि अपनी क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हुए अपनी स्टडी को कर रहे हैं। तो ये हमारा इंप्रेशनिस्ट और सब्जेक्टिव तो हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपने इंप्रेशंस को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च जो हो गया स्टूडेंट से क्वांटिटी पर बेस्ड होता है, यानी कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, लार्ज सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं और उस पर हम यहाँ पर स्टैटिस्टिकल एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी फाइंडिंग्स होती है वो जनरलाइज की जाती है लार्ज पॉपुलेशन पर। तो ये हमारा क्या हो रहा है, हैज अ हायर लेवल ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ जनरलाइजिंग द फाइंडिंग। नहीं, यहाँ पर हायर लेवल ऑफ पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ये एक्चुअली किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर गलत हो जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा क्या बता रहा है रिसर्च मेथोडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी दैट इज वाइड टर्म। यहाँ पर बात की जाएगी कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी का टर्म ऐसा है जो वाइडली यूज किया जाता है। सबसे पहला आता है आपका थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव और ओरिएंटेशन टू गाइड रिसर्च एंड लॉजिक ऑफ इंक्वायरी, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, मेथड्स ऑफ डेटा एनालिसिस, ओनली डिडक्टिव मेथड। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स, जल्दी से कमेंट कीजिए और हमें यहाँ पर सही आंसर बताइए। तो सबसे पहला है यहाँ पर आपका थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव और ओरिएंटेशन टू गाइड रिसर्च एंड लॉजिक ऑफ इंक्वायरी। तो स्टूडेंट्स हमारा बात करें अगर रिसर्च मैथोडोलॉजी की, तो रिसर्च मैथोडोलॉजी में हम ओवरऑल फिलॉसफी को स्टडी करते हैं, हमारे थियोरेटिकल फ्रेमवर्क को स्टडी करते हैं, यानी कि हमारे थियोरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है रिसर्च का उसको यहाँ पर देखते हैं। तो ये बिल्कुल आपका स्टेटमेंट सही हो जाता है। नेक्स्ट आता है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन। एब्सोल्युटली, क्योंकि हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा डेटा हम जो कलेक्ट कर रहे हैं उसमें किस मेथड से कर रहे हैं, किस टेक्निक से हम अपने डेटा को कलेक्ट करेंगे, तो वो यहाँ पर आता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ डेटा एनालिसिस। हम अपने डेटा को किस टेक्निक से एनालाइज करने वाले हैं, मेथोडोलॉजी में हम अपनी कौन सी टेक्निक को यूज करने वाले हैं उसको यहाँ पर देखते हैं। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। लास्ट आता है आपका ओनली डिडक्टिव मेथड। नहीं स्टूडेंट्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी सिर्फ और सिर्फ डिडक्टिव मेथड के लिए लिमिटेड नहीं होता है, ये डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों मेथड के लिए होता है, यानी कि यहाँ पर हम दोनों एप्लीकेशंस को फॉलो करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है, यानी कि हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 ऑप्शन आर 2, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर।
स्टूडेंट्स, अब आपको करना क्या है, अब आपको बताना है कि आपने हमारे आज के 25 क्वेश्चंस में से बिना एक्सप्लेनेशन के सही क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और अगर आप यूजीसी नेट 2026 को टारगेट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने जेआरएफ में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली ऐसी ही हम हमारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली अपडेटेड नोटिफिकेशंस और साथ साथ जो हमारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स होते हैं वो हमारे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं, उनको जरूर देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि वो आपके एक क्विक रिविजन के रूप में काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जल्दी से पढ़ते रहिए, समझते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।